प्रिय किसान भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम अगर आयोजित किया जाता है तो उसका केंद्र बिंदु श्रोतागण होते हैं। अगर श्रोतागण है तो प्रोग्राम है और श्रोतागण नहीं है तो प्रोग्राम नहीं है। तो मैं दिल की गहराइयों से आप सभी किसान बहनों और भाइयों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। इसके बाद मैं नतमस्तक होते हुए आदरणीय मंच की तरफ अपना स्वागत प्रस्तुत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर एसके सिंह जी, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं DKMA, डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर, ICR का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं इस सभा में। प्रिय किसान भाइयों, आप जानते होंगे कि ये जो युग है ये एक जानकारी का युग है, एक नॉलेज का युग है। आज के जमाने में अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो जीत रहा है, और जिसके पास नॉलेज नहीं है वो पीछे रह जाता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि सलाहकार के 12 आने और करने वाले के 4 आने। ये वही नॉलेज की बात हम कर रहे हैं। अगर जिसके पास नॉलेज है तो वो ही सिकंदर है इस युग का। तो मैं डॉक्टर एसके सिंह जी का इसलिए अपने हृदय की गहराइयों से और स्वागत भाव रूपी पुष्पों से एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि वो देश के एक डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, जो कि नॉलेज का महत्व हर एक क्षेत्र में है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नॉलेज का प्रकाश पूरी देश में ही नहीं बल्कि दुनिया तक ले जा रहे हैं। हम बड़े आभार भी मैं व्यक्त करता हूं डॉक्टर एसके सिंह का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर और इस सभा को जो है गौरवान्वित किया है। किसान भाइयों, एक उर्वरक उद्योग की जगत में एक साल आया 1992 का, जो कि बहुत उथल पुथल का साल था। उस समय DAP और MOP से गवर्नमेंट ने सब्सिडी हटा दी थी, उसको डीकंट्रोल कर दिया था। उसके एकदम से दाम बढ़ गए। किसान भाई जरा ध्यान से सुने, मैं एक ऐसी बात आपको बताना चाहता हूं जिसने फर्टिलाइजर उद्योग का, उर्वरक उद्योग को बिल्कुल एकदम से उसको दशा और दिशा दोनों बदली। जैसे ही MOP और DAP से गवर्नमेंट ने सब्सिडी हटा दी, उसी समय उसके प्राइस बढ़ गए। प्राइस बढ़ने पे किसान भाइयों ने वो सब DAP और MOP खरीदना बंद कर दिया, और मार्केट में वो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो गया और लेने वाला कोई नहीं था, और जो कंपनियां थी वो घाटे में आने लगी, इस बिजनेस को छोड़ कर जाने लगी, और मार्केट में खाद की बुरी दशा थी। उस समय में इंडियन पोटाश लिमिटेड ने हिम्मत नहीं हारी और किसानों की जागरूकता पर बल दिया, और लगातार 3 साल तक 20 करोड़ रुपए एक्सटेंशन और प्रमोशन पे ऐसी दशा में जब कंगाल हो कर कंपनियां बाहर भाग रही थी, इंडियन पोटाश लिमिटेड ने किसानों के लिए वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, 6 साल तक मार्केट में बहुत भरपूर रहे DAP और MOP, फिर धीरे धीरे खत्म हो गए। अब कोई भी कंपनी आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब किसान भाई इसको MOP और DAP को नहीं खरीदेंगे तो इस बिजनेस में जाकर क्या करेंगे। ऐसे समय में 1998 की एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। उस समय श्री अटल वाजपेयी जी की सरकार थी। पार्लियामेंट में बहुत गर्मा गर्म जोश एक चर्चा हुई, और उसमें सभी विपक्ष के नेताओं ने कहा कि देश में ना DAP है ना MOP है, ये सरकार क्या कर रही है, कहां से किसान डालेंगे। उस समय वाजपेयी जी के सामने ये बड़ी समस्या थी कि मैं अब इस DAP और MOP को लाने के लिए किसको कहूं, क्योंकि कंपनियां ज्यादातर जो हैं बहुत परेशान हो चुकी थी और कंगाल हो चुकी थी। उस समय IPL ने ये टास्क लिया, IPL को ये टास्क दिया गया कि भाई IPL जो है इसको DAP को और MOP को आयात करेगी और बांटेगी।
आईपीएल ने केवल 3 दिन के अंदर पर बाहर से जहाज मंगाकर एमओपी और डीओपी का वितरण हमारे देश में शुरू कर दिया, जो कि उर्वरक उद्योग में ऐसा पहला उदाहरण है कि किसी ने 3 दिन के अंदर में बाहर से जहाज मंगाया हो। फिर ये किसान भाइयों, 1997 में इंडियन पोटास लिमिटेड की बागडोर एक ऐसे शख्सियत को दी गई जो कि अति ऊर्जावान, तेजस्वी, डायनेमिक, दूरदृष्टा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के सामने, जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के सामने उनके प्रतिद्वंदी घुटने टेक देते हैं, कभी ना थकने वाले, जिनके पास से थकावट कभी गुजर नहीं सकती, और अति उत्साही, जिनके सानिध्य में आईपीएल ने दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि की, नई दिशा को चुना, नई दिशा की तरफ अपने कदम रखे, नई उड़ान भरी और नई नई उपलब्धियों को छुआ। ऐसी शख्सियत जो अनुशासन की मिसाल, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, किसानों के हमेशा हितैषी, आपके और हमारे चहेते, उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर परविंदर सिंह गहलोत, जो इस समय हमारे आईपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके बाद में जो हमारी आईपीएल ने ग्रोथ शुरू की है, डाइवर्सिफिकेशन किया है, वो अद्वितीय है उर्वरक उद्योग में। तो जब हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने 3 दिन के अंदर में बाहर से जहाज मंगाकर और डीएपी और एमओपी की सप्लाई शुरू कर दी, तो हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य देने शुरू कर दिए, और हमको जो जगह जगह देश में जहां जहां पर जरूरत थी वहां फर्टिलाइजर स्टॉक करने का भी काम दिया। और आज हम पूरे देश में लगभग 68 लाख टन फर्टिलाइजर का हम आयात कर रहे हैं, और सारे पोर्ट्स पर हमारे अलग अलग पोर्ट्स पर हमारे गोडाउन बने हुए हैं। इस समय हमारे दूध के 2 प्लांट हैं, कुंडली में है और एक बुलंदशहर सिकंदराबाद में है। पशु आहार के 2 प्लांट हैं हमारे, जिसमें एक आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटा में है, दूसरा बुलंदशहर में सिकंदराबाद में है। हमारे पास इस समय 6 शुगर मिल है, जो कि 3 शुगर मिल है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, बहराइच, कुशीनगर और महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, और 3 शुगर मिल है हमारे पास में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में हमने देश का एक पहला ऐसा प्लांट लगाया है जिसको कहते हैं सीबीजी प्लांट। सीबीजी होती है बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, जो कि उसको प्योरीफाई कर बनाया जाता है बायोगैस को, और ये उसी तरह फ्यूल की तरह काम करती है व्हीकल में जिस तरह से सीएनजी करती है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो सीबीजी में बहुत कम होती है सीएनजी के मुकाबले। और आज रोहाना कला मुजफ्फरनगर में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर पहला सीबीजी का प्लांट लगाया गया है, जिससे कि आसपास के सभी किसानों का और सभी निवासियों का उसमें बायो सीएनजी से सबके व्हीकल चल रहे हैं और वो लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद प्यारे किसान भाइयों, उस सीबीजी में आप जानते होंगे जब बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो उससे एक स्लरी निकलती है, जो बायोगैस निकलने के बाद में निकलती है। उससे हमने एक खाद बनाया है जिसका हमारे माननीय कुलपति जी ने इनॉग्रेशन किया है, उसको कहते हैं फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। किसान मित्र गोल्ड के नाम से हम ये फर्टिलाइजर आपके बीच में पहुंचा रहे हैं, और ये बहुत ही जमीन के लिए, फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके डालने से आपके मृदा की संरचना सुधरती है, कि पानी को धारण करने की क्षमता सुधरती है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के जो तत्व है उनकी आपूर्ति होती है और फसल निरोगी होती है। तो आप इसको डालकर जरूर देखें, ये बहुत ही अद्भुत फर्टिलाइजर है जो कि ये किसान मित्र गोल्ड के नाम से हम आपके बीच में लाए हैं। किसान भाइयों, और बहुत हमने डिस्टिलरी लगवाई मोलेसिस बेस, और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे अभी पाइपलाइन में हैं। आईपीएल दिन दूना रात चौगुना इसमें वृद्धि कर रही है, और सभी किसानों से संबंधित जितनी भी किसानों से ये हमने जो डाइवर्सिफाई किया या विविधीकरण किया, ये उस क्षेत्र में किया जिससे कि किसान भाई जुड़े हुए हैं।
किसान भाइयों, एक हमने जो नया प्रोडक्ट पॉलीहेलाइट अभी लॉन्च किया है, वो पॉलीहेलाइट बिल्कुल शुद्ध प्राकृतिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, क्योंकि वो भी माइन से निकाला जाता है और विदेशों में इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की मान्यता प्राप्त है। और क्योंकि हमारे देश में थोड़े नियम कानून ज़्यादा कड़े हैं, तो हम इसको यहाँ भी इसको संतुलित करवाना चाह रहे हैं, रिकमेंडेशन करवाना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में, और वो जल्दी ही हमको मिल जाएगा, क्योंकि विदेशों में, इंग्लैंड में और सब जगह इसको ऑर्गेनिक खाद की मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए पॉलीहेलाइट, जिसमें पोटेशियम, ये एक ऐसा पहला प्राकृतिक उर्वरक है जिसमें ये जो तत्व मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इतनी मात्रा में उपलब्ध हो। इसमें पोटेशियम 13.5%, कैल्शियम 16.5%, सल्फर 18.5% और मैग्नीशियम 5.5% है। किसान भाइयों, जो आपकी जमीन की जो पीएच होती है वो लगभग 8 से ज्यादा है यहाँ पे वाराणसी में, और उस पीएच को कम करने में सल्फर का मेन रोल है, और इस फर्टिलाइजर में 18.5% सल्फर है। तो ये आपके फसलों में बहुत लाभ करेगा और किसी तरह का इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। तो इस खाद को आप प्राथमिकता देते हुए और इन न्यूट्रिएंट की पूर्ति आप जरूर करें। किसान भाइयों, मैं भी एक कृषि वैज्ञानिक हूं, और कृषि के बारे में अगर मैं आपको कुछ ना बताऊं तो ये नामानी होगी। मैं थोड़ा सा समय और आपका लूंगा और अपनी बात कि क्या आजकल मृदा की सिचुएशन है, किन चीजों पर आप लोगों को ध्यान देना है, फर्टिलाइजर को कैसे अपने खेत में डालना है, अपने फसलों की उपज कैसे बढ़ाना है, इन चीजों पर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं सभी किसान भाइयों से उम्मीद करूंगा कि वो मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुने। किसान भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात हरित क्रांति के आगमन से शुरू करना चाहूंगा। जब मिड 60s में, जब 60 के मध्य के दशक में गेहूं के और धान के उच्च उत्पादक देने वाले बीजों का आगमन हुआ देश में, तो उन बीजों से तभी पैदावार ली जा सकती थी जबकि उनमें ज्यादा उर्वरक डाले जाए। तो खैर, हमारे गवर्नमेंट ने 1959 में यूरिया का प्लांट पहला स्थापित किया, 1967 में डीएपी का प्लांट स्थापित किया। इस तरह से प्लांट स्थापित होते होते आज हमारे देश में लगभग यूरिया के 32 प्लांट हैं, डीएपी के 11 प्लांट हैं, एनपी के जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है उनके 19 प्लांट हैं, और सिंगल सुपर फास्फेट के 112 प्लांट हमारे देश में है, जिनके द्वारा उर्वरकों का जो वितरण है आपके बीच में किया जा रहा है। तो हमने फर्टिलाइजर की पूर्ति की, उन वैरायटी से ज्यादा पैदावार लेना शुरू किया, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका असर ये हुआ कि आज हमारा उत्पादन जो है, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वो 308 मिलियन टन तक पहुंच गया है, बल्कि ये 308.65, अगर राउंड करें तो 309 मिलियन टन आज 2020 और 21 में हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन है। ये खाद्यान्न उत्पादन 1951-52 में केवल 52 मिलियन टन था, केवल 52 मिलियन टन। तो ये 6 गुना, 51-52 से जो 6 गुना फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है। किसान भाइयों, यहां मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब उत्पादन बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा, जब हमारी जमीन से जितना उत्पादन बढ़ेगा, उसी अनुपात में जो पोषक तत्व है हमारी जमीन में, वो भी फसल लेगी और जमीन में उन पोषक तत्वों को कम करेगी या नहीं करेगी? तो जब हमने 6 गुना उत्पादन फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बढ़ा दिया, जब हमने 7 गुना प्रोडक्शन अपना ऑयल सीड में बढ़ा दिया, जब हमने लगभग 12 गुना पैदावार अपनी कॉटन कपास की बढ़ा दी, और लगभग हमने 6.5 गुना पैदावार को अपने शुगर केन की भी बढ़ा दी, जब हम सभी फसलों की पैदावार बढ़ा रहे हैं, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि जिस मृदा से हम इतनी भारी मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण कर रहे हैं, उसी मात्रा में हम अपनी धरती माँ के लिए उन्हीं सभी पोषक तत्वों को दें, जिससे कि उनका भी, मृदा का भी स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। हमने
हमारे किसान भाइयों ने जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया वो नाइट्रोजन का किया, उसके बाद थोड़ा बहुत डीएपी का किया, फास्फोरस का, और पोटास का तो बहुत कम किया। आप देख सकते हैं कि यूपी में, आपको मैं यूपी की चीज बताऊं कि ये रेशो क्या रहा है। एनपीके इसका जो कंजप्शन रेशियो है कि किस अनुपात में हमको ये उपयोग करना चाहिए, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर ले तो मोटी मोटी बात ये कही गई है कि इसका 4 नाइट्रोजन, 2 फास्फोरस और 1 पोटास इस अनुपात में डालें तो लगभग संतुलित उर्वरक हमारा आइडियल रेशियो जो है ये कहलाता है। ये एक जो आदर्श रेशियो है उससे काफी दूर है। मैं आपको भारत का पूरा 2020-21 का भी रेशियो बता रहा हूं, जो कि 6.5, 3 और 1 मोटा मोटा ये रेशियो। आप उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय स्तर का जो कंजप्शन रेशियो है एनपीके का, उससे भी पीछे है, इसलिए उत्तर प्रदेश में काफी काम करने की जरूरत है। अब इसका असर क्या हुआ कि जो हमने नहीं डाला खाद, जितने देखिए जो भी फसल होती है, पौधों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो वो तो 17 पोषक तत्व जमीन से लेगी ही लेगी फसल, आप डालें या ना डालें। अब आपकी जमीन की भी एक क्षमता है, उसके जब तक उसके होगा अंदर, जैसे माँ जब तक उसके आंचल में दूध होता है बच्चे को पिलाती है, इसी तरह से जो धरती है हमारी जमीन है, जब तक उसके अंदर एक भी पोषक तत्व होगा तो वो हमारी फसल को देती रहेगी। लेकिन जब वो लिमिट आ जाएगी कि उसके बस का नहीं है तो हमारी फसल कमजोर होने लगेगी और वो उसको सप्लाई नहीं कर पाएगी, जब तक कि हम बाहर से हमारी अपनी जमीन में बाहर से पोषक तत्व नहीं डालें। अब क्या हुआ, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो किसान भाइयों जो आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों पर ध्यान नहीं दिया उसका क्या असर हुआ। देखिए मैं आज की स्थिति बता रहा हूं, हमारी मृदा में क्या स्थिति है, कितने कितने तत्वों की कमी है। देखिए अगर नाइट्रोजन ले तो हमारी जमीन में, इंडिया की जमीन में 90% जमीनों में नाइट्रोजन की कमी है। फास्फोरस की बात करें तो 80% जो हमारे नमूने हैं जमीन के, सॉइल के, उनमें फास्फोरस की कमी है। 50% में पोटास की कमी है। सल्फर में 41% नमूनों में कमी है। और जिंक, जिसको जस्ता कहते हैं, लगभग 36.5% नमूनों में हमारी जमीन में जिंक की कमी है। बोरॉन, जिसको किसान भाई बहुत कम डालते हैं, 23% तो बोरॉन की भी हमारी जमीन में कमी आ चुकी है। 13% लगभग लोहे की कमी है हमारी जमीनों में, और जो मैग्नीज है 7% और कॉपर की 4%। ये जो जमीनों में कमी आ रही है ये उस वजह से आ रही है क्योंकि आप सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं डालते। तो मेरा कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, ये अब जागरूक होने का समय है, मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रहने का समय है, क्योंकि जो हमारा स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो नारा है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैं एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते आपको ये कहता हूं कि जब तक हमारी मृदा स्वस्थ नहीं होगी हमारा जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता, मानव जाति स्वस्थ नहीं हो सकती। इसलिए हमारा नारा ये होना चाहिए कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ मृदा और स्वस्थ भारत जब हो पाएगा, क्योंकि जो भी हमारे खाद्यान्नों में जो भी पोषक तत्व आते हैं वो मृदा से आते हैं। और आपने सुना होगा कि जितनी ताकत पहले के अनाजों में होती थी, खाद्यान्नों में होती थी, वो आज के खाद्यान्नों में नहीं होती है। उसका कारण यही है कि जब हमारी फसल में पोषक तत्व कम आ रहे हैं, क्योंकि कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी जमीन में कम है। जब हमारे फसल में पोषक तत्वों की कमी होगी तो मानव जाति के और पशुधन जो हमारा होता है उसमें भी उन तत्वों की कमी होगी, उनकी क्षमता में कमी आएगी, उनके स्वास्थ्य में कमी आएगी। तो एक तो हमारे इधर से जो हमारी फूड चेन है उसमें हमारे पोषक तत्वों की कमी आती जा रही है। और एक दूसरी बात और जरा ध्यान चाहूंगा आपका, ध्यान से सुने, जब हमारी फसल कमजोर होगी तो उस पर बीमारियों और कीटों का भी आक्रमण ज्यादा होगा। और जैसे ही कीटों और बीमारियों का आक्रमण होगा तो आप क्या करेंगे कि आप उस पर पेस्टिसाइड छिड़कना शुरू कर देंगे कि इस दवाई, इसको बीमारी को और कीटों को कंट्रोल करने के लिए। अब एक तो पोषक तत्व पहले से कम है जो हमारे मानव जाति को और पशुधन को पोषक तत्व कम मिल रहे हैं, और दूसरा उसमें
पेस्टिसाइड और ये कैंसरस जिनसे कैंसर होते हैं, ये केमिकल और डालने शुरू कर दिए। और मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत कर दिया, आपकी मजबूरी है, आपको पैदावार लेना है तो आपको डालने पड़ेंगे वो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको मृदा को स्वस्थ रखना है। किसान भाइयों, तो इसलिए मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आपको जो संतुलित उर्वरक उपयोग करना है, बस मैं 1-2 मिनट में आपको समराइज करता हूं, और वो इस बात से समराइज करूंगा कि यूरिया, डीएपी और एमओपी का इस्तेमाल आप अपने खेत में किस विधि से करें। देखिए 4 आर बताए गए हैं। आर का मतलब यह है कि आर से स्टार्ट होते हैं राइट फर्टिलाइजर का चुनाव, राइट मात्रा का निर्धारण, राइट मेथड का एप्लीकेशन करना, सही विधि और सही समय, इनका चुनाव करके हमें फर्टिलाइजर डालना चाहिए। किसान भाइयों, यूरिया को हमेशा जब डालना चाहिए जब खेत में जो नमी है वो इतनी होनी चाहिए जो कि पैर टिक जाए जमीन पे। पानी से पहले कभी यूरिया को नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो लीच कर जाता है नीचे। डीएपी जो होता है फास्फोरस, वो एक कुंभकर्ण की तरह होता है, जहां पर डाल दिया वहीं पड़ा रहेगा। अगर आपके पौधों की जड़ वहां तक आ गई तो उसको ले सकती है, और जड़ नहीं आई तो उसको नहीं ले सकती। कुछ किसान भाई ऊपर से भी डीएपी डालते हैं। फसल को बोने के बाद में फसल खड़ी हुई है उसमें ऊपर से डीएपी डालते हैं। अरे मेरे भोले किसान भाइयों, ये बताओ कि जब उसकी जड़ें ऊपर को चल नहीं सकती, फसल की जड़ें तो नीचे को जाएंगी, तो ऊपर आके उस खाद को कैसे लें? आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। कभी भी फास्फोरस को आप ऊपर से मत डालिए। आप उसको जब बुआई करते हैं, खेत में जुताई करते हैं, उस समय डालिए। और हमारे पूर्वज तो पहले ऐसा करते थे, जब देसी हल से बोते थे तो नीचे वो डालते थे खाद और ऊपर से बीज डालते थे। हमसे ज्यादा अकलमंद वो थे। तो फास्फोरस हमेशा जड़ के जोन में, जहां पे जड़ रहती है वहां डालिए, और इसी तरीके से पोटास को भी जड़ों में डालिए। और यूरिया की बाद में टॉप ड्रेसिंग के द्वारा एप्लीकेशन करिए। और यूरिया क्योंकि धूप में डालोगे तो धूप में उड़ जाता है, पानी में ज्यादा डालोगे नीचे चला जाता है। इसलिए यूरिया एक ऐसा चंचल बच्चा जो छोटा होता है ना, जब चलना सीखता है, और उसमें माँ बाप का बहुत ध्यान रहता है ये भाग ना जाए कहीं। नाइट्रोजन इसी तरह से उसका व्यवहार है, उसको बहुत संभाल के रखना है। एक बार में ज्यादा यूरिया नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो उसके लॉस ज्यादा हो जाएंगे और वो लॉस आपको भुगतने पड़ेंगे। इसी के बाद बस मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आपने मेरी बात इतने ध्यानपूर्वक सुनी और इतनी शांति से सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।